नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध के सिलेबस में आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक से 100% एग्जाम में एक प्रश्न तो कम से कम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो ऐसे मान के चलना बच्चों के साथ जो होने वाला अपराध है ना, वो सारा ही आपने नहीं पढ़ा, ऐसा टॉपिक है ये। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों पॉक्सो एक्ट। क्या नाम है? पॉक्सो एक्ट। अब देखिए दोस्तों, बात करें इस पॉक्सो एक्ट की, यहां से सीधा ही प्रश्न पूछ लिया था, पहला ही प्रश्न, पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? और कई बच्चों ने इसको गलत पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जबकि कई विद्यार्थी ये पढ़ते हैं द प्रिवेंशन ऑफ। प्रिवेंशन नहीं है, प्रोटेक्शन है, बच्चों का संरक्षण करना है। तो यहां पर इस अधिनियम की सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इस अधिनियम का नाम क्या है पूरा। तो इस अधिनियम का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न। किससे? फ्रॉम लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल ऑफेंस। जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उससे बच्चों का क्या करना है? प्रोटेक्शन, संरक्षण करना है। यानी देखो, कोई भी अधिनियम मैंने आपको पढ़ा रखा है, कोई भी अधिनियम पढ़ो, उस अधिनियम के नाम से ही सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए कि उस अधिनियम में पढ़ने वाले क्या है अपन। यहां पर इस अधिनियम में क्या कहा जा रहा है कि बच्चों का प्रोटेक्ट करना है आपके, यानी इसका नाम है बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम। अब दोस्तों, आपने देखा होगा हर एक अधिनियम के आगे उसकी ईयर डेट लिखती है। वो क्यों होता है कि जिस साल वो अधिनियम पारित होता है उसी साल उस अधिनियम की आगे ईयर लिख दी जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट 2012 यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2012। अब 2012 है तो यानी ये अधिनियम पारित कब हुआ? यहां पर देखो, पारित, लागू, प्रकाशित, तीनों डेटों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और कई बच्चे इसको गलत भी मान लेते हैं। यहां ध्यान रखनी है, 3 डेटें आपको याद रखनी है। पहली डेट मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये पहली डेट है। एक डेट है आपके 19 जून 2012। 19 जून 2012। एक डेट आपके सामने लिख रहा हूं 9 नवंबर 2012। एक डेट आपके सामने लिख रहा हूं 14 नवंबर 2012। अब यहां पर ये डेट कौन कौन सी है और यहां पर ये डेट का आपको याद क्या रखना है कि ये डेट किसके लिए है। सबसे पहली बात, 19 जून 2012 क्या हुआ? ये अधिनियम पारित हुआ। यानी अधिनियम क्या हो गया? यहां पर ये अधिनियम हुआ पारित। यहां पर आपसे पूछी जा रही है 9 नवंबर 2012, तो 9 नवंबर 2012 को यह अधिनियम क्या हुआ? प्रकाशित हुआ, ना कि लागू हुआ। कई व्यक्ति इसको 9 नवंबर लागू होने की डेट पढ़ लेते हैं, जबकि इस अधिनियम के जो प्रावधान है वो अधिनियम के प्रावधान 14 नवंबर 2012 से क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। यानी ये अधिनियम लागू कब हुआ? आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 14 नवंबर 2012। हालांकि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ, तो आपके पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर नहीं थी, वहां पर केवल ईयर था। तो यहां पर ये ध्यान रख लें, अगर ईयर पूछे तो भी 2012। जैसे कई अधिनियम ऐसे होते हैं जो पारित अलग ईयर में होते हैं और आपके लागू अलग ईयर में होते हैं। जैसे आपके पीसीपीएनडीटी एक्ट है, पारित 1994, लागू 1996 में हुआ था। ऐसे आपके यहां पर ये 2012 में पारित होता है और 2012 में लागू होता है। अब देखो यहां पर एक चीज, इस अधिनियम में अपन ने एक शब्द लिखा बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, जिस अधिनियम में जो नाम होता है ना, उस नाम के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये जो नाम है, इस नाम में किसको, क्योंकि कानून है भाई, कानून शब्दों से चलता है।
है ना। तो यहां पर बच्चा है, बच्चा किसे मानेंगे? सबसे पहली बात, जैसे प्रश्न पूछा गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नाबालिग किसे माना जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में तो आया नाबालिग, नाबालिग आते ही बच्चे क्या करेंगे, सीधा ठोक देंगे यार सर 18 वाला नाबालिग है, 18 से कम वाला नाबालिग है, जबकि गलत। उस अधिनियम के अनुसार नाबालिग किसे माना जाएगा कि अगर लड़की है तो 18 से कम वाली नाबालिग, अगर लड़का है तो 21 से कम वाला नाबालिग। ये कानून का खेल है शब्दों का, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब सुनो, देखो ध्यान से, यहां पर अगर अपन बात करें अब आगे वापस इसकी, तो ये तो हो गया नाम, अपने डेट इसकी देख ली। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है बहुत शानदार, गजब, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो एग्जामिनर घुमा सकता है यहां से। पॉक्सो एक्ट संविधान के किस अनुच्छेद की पालना करता है, या संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण करता है? किसका? बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहे उनको खत्म करना है। संविधान का सीधा अनुच्छेद, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में भी अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 15 क्लोज 3, ध्यान रख लेना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पर आपको प्रॉपर रूप से नोट्स बनाने, ध्यान रखना। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार सबसे पहली बात, इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों का, कम उम्र के बालकों का या बालकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। हो गई बात क्लियर? यह अधिनियम संविधान के कौन से अनुच्छेद की पालना करता है वो भी लिखो यहां पर। यह अधिनियम, यह अधिनियम, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 क्लोज 3 की अनुपालना करता है, की अनुपालना करता है। अब सर इस अधिनियम में है क्या, इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, और आपके काम की कौन सी है वो सारी, और किस धारा में क्या प्रावधान है, वो सारी चीजें अपन चलते चलेंगे आगे, डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहली बात, इस अधिनियम में, इस अधिनियम में 9 अध्याय तथा 46 धाराएं हैं। 9 अध्याय तथा 46 धाराएं हैं। अब यहां पर बात करेंगे इन धाराओं की, इन धाराओं में आपके लिए कौन सी काम किए उन सब के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली धारा 1, धारा 1 में क्या लिखा है? तो धारा 1 में हमेशा वही बात, बार बार याद करने की जरूरत नहीं कि अधिनियम की धारा 1 में क्या होता है, अधिनियम का नाम और अधिनियम का विस्तार। कि भाई अधिनियम का नाम क्या है, तो नाम आपको पता होना चाहिए, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2012। किससे संरक्षण करना है? लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक शब्द लिंग से बना है, तो लिंग से होने वाले जो अपराध हैं उनको किसी प्रकार का ऐसा कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उससे बच्चों को क्या करना है? संरक्षण करना है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर ये हुआ नाम की बात। अब विस्तार की अगर अपन बात करें कि इस अधिनियम का विस्तार कहां पर है, तो सुनना ध्यान से। अगर वर्तमान में आपसे पूछे तो वर्तमान में इसका विस्तार कहां पर है? वर्तमान में संपूर्ण भारत में। कहां पर है? संपूर्ण भारत में। तो सर पहले कहां नहीं था? तो इसका विस्तार पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। जब संविधान के अनुच्छेद 370 को सुन्नी घोषित किया गया उसके बाद ही आपके इस अधिनियम को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। संपूर्ण भारत में लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ 1 नवंबर
2019 से। कब से हुआ? 1 नवंबर 2019 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बाकी बात करते हैं अपन इस अधिनियम की धारा 2। धारा 2 की अगर अपन बात करें तो इस अधिनियम की धारा 2 में किसके बारे में बताया गया है? परिभाषाओं के बारे में बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से जो शब्द हैं उनको परिभाषित किया गया है, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो चले आगे शुरुआत करते हैं। यहां से अब होती है शुरुआत एक्चुअल में इस अधिनियम की, जो आपके काम की है। यहां से अधिनियम की धारा 3 से शुरुआत होती है। देखो, धारा 3 से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कुछ एक अपराध आपको मिलेंगे। वो अपराध क्या क्या है ये यहां पर लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, आगे अपन इनको लिखते चलेंगे। एक होता है लैंगिक प्रवेशन। क्या है? एक लैंगिक प्रवेशन है। एक आपको मिलेगा गुरुतर लैंगिक प्रवेशन, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन। एक आपको मिलेगा लैंगिक हमला। एक आपको क्या मिलेगा? लैंगिक हमला। एक आपको मिलेगा लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न। एक आपको मिलेगा गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला। इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एक एक में। ये किस धारा में बताया गया है, इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है, सारी चीजें सुनो। सबसे पहले लैंगिक प्रवेशन। देखो क्या हो रहा है? प्रवेश। क्या हो रहा है? प्रवेश। और किसका? लिंग का। प्रवेश का मतलब, प्रवेशन का मतलब प्रवेश, यानी किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक के किसी भी निजी अंग में, मुख, योनि, गुदा द्वार में किसी भी निजी अंग का या किसी अन्य वस्तु का किसी भी हद तक प्रवेशन कराना लैंगिक प्रवेशन कहलाता है। यह तो किसी भी व्यक्ति द्वारा हो सकता है, लेकिन जहां गुरुतर व्यक्ति यूज में आ जाए ना भाई, गुरुतर का मतलब होता है जिनके पास, एक तो होता है देखो प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति, एक होते अभिभावक, एक होते हैं गुरुतर व्यक्ति। प्राधिकार में तो जो वो व्यक्ति जिनके पास पहले से अधिकार है, गुरुतर व्यक्ति वो जिनके पास अधिकार है, संरक्षण भी करता है वो। जैसे मेरे को बताओ, एक अगर कैदी है तो अब वो है कहां? जेल में है। अगर वो जेल में है तो उसके ऊपर जो संरक्षण, उसकी अधिकार, वो सारे किसके पास है? जेलर के पास, जेल कर्मियों के पास। अगर कोई मरीज है तो मरीज के ऊपर किसका अधिकार होता है हॉस्पिटल में? डॉक्टर का। तो अब अगर डॉक्टर कोई प्रकार से उस मरीज के साथ गड़बड़ करे, कोई ऐसे प्रवेशन का अपराध करे, जेलर कोई ऐसा अपराध करे, सीमा पर सुरक्षा कर्मी है वो ऐसे अपराध करे, पुलिस कर्मी ऐसे अपराध करे, स्कूल में अध्यापक ऐसे अपराध करे, वो सारे अपराध गुरुतर व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध माने जाते हैं। लैंगिक हमला यानी प्रवेशन नहीं हुआ, बाकी सारे कार्य हो गए, ऐसे मान लो आप। तो प्रवेशन नहीं हुआ, बाकी सारे कार्य हो गए, लैंगिक हमला हो गया। जैसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी बच्चे के निजी अंग को स्पर्श करना या जबरदस्ती किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंग को स्पर्श करवाना कानूनन अपराध माना जाता है। ये आपके लैंगिक उत्पीड़न। इन कार्यों के लिए, प्रवेशन के लिए, हमले के लिए अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई सजा दी जाए, उसको उत्पीड़ित किया जाए, मारपीट की जाए उसके साथ, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लैंगिक उत्पीड़न कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इनकी अब धाराओं के अंतर्गत। यहां से देखो, अपन धाराओं को लास्ट में आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर धारा 3 की। धारा 3, धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है लैंगिक प्रवेशन। लैंगिक प्रवेशन, इसको लैंगिक प्रवेशन हमला भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना। यहां पर धारा 3 में लैंगिक प्रवेशन, लैंगिक प्रवेशन, या फिर इसे कह सकते हैं लैंगिक प्रवेशन हमला, लैंगिक प्रवेशन हमला। अब इसके लिए क्या परिभाषा दी गई है वो आपको लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर लिखो, बता चुका हूं मैं आपको, यदि किसी व्यक्ति द्वारा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी 18 वर्ष से, किसी 18 वर्ष से कम उम्र के, 18 वर्ष से कम उम्र के, कम उम्र के बालक के किसी भी निजी अंग में,
किसी भी निजी अंग में। अब देखो यहां पर एक और ध्यान रख लेना कि सर यहां बालक लिखा है तो बालक का मतलब क्या है, यहां बालक का मतलब लड़का और लड़की दोनों है, ऐसा नहीं केवल लड़के, नहीं, लड़का और लड़की दोनों है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना मेरे भाई। बालक के किसी भी निजी अंग में, किसी भी निजी अंग का, किसी भी निजी अंग का प्रवेशन कराना या किसी अन्य वस्तु का, किसी अन्य वस्तु का प्रवेशन कराना, अन्य वस्तु का प्रवेशन कराना कानूनन अपराध, कानूनन अपराध माना जाता है, जिसे लैंगिक प्रवेशन कहा जाता है, जिसे लैंगिक प्रवेशन, जिसे लैंगिक प्रवेशन कहा जाता है। अब दोस्तों इस अपराध के लिए सर सजा का प्रावधान भी होगा, हाँ मेरे भाई बिल्कुल इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान भी होगा, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस अपराध के लिए सजा कितनी होगी। तो ठीक है, बात करें अभी इस अपराध के लिए सजा, तो सजा है ना, यहां देखो कंटिन्यू लैंगिक प्रवेशन हो गया धारा में यहां पर, अब इसके लिए क्या हो जाएगी, सजा का प्रावधान, ध्यान रख लेना। तो धारा 3 के बाद आएगी कौन सी धारा, धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत क्या है, लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड का प्रावधान, लैंगिक प्रवेशन के लिए, लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान। अब लैंगिक प्रवेशन तो आपको पता है क्या है, दंड का क्या प्रावधान है, सुनना। इस अपराध के लिए, इस अपराध के लिए, इस अपराध के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास की, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी अब अगर आपको यह कहा जाए कि अगर किसी बच्चे के साथ लैंगिक प्रवेशन का अपराध हुआ है तो इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है, तो ध्यान रख लेना यहां पर इसके लिए आपके प्रावधान किया गया है 10 वर्ष से आजीवन कारावास की। मान लीजिए यही अपराध अगर किसी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ हो, ध्यान रखना, अगर यही अपराध, यदि यहां नोट लगा के लिख लेना, यह पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड में नाबालिग भी शामिल थे। होता क्या है, आपराधिक कानून संशोधन 2018 बनाया जाता है, 2013 बनाया जाता है। जब 2018 का कानून संशोधन अधिनियम आया, उसमें इसमें सजा का प्रावधान चेंज किया गया। पहले यहां 10 वर्ष से 14 वर्ष का ही था, इसे 10 वर्ष से आजीवन कर दिया। अब यहां पर यदि यह अपराध, नोट लगा के लिख लेना यहां पर, यदि यह अपराध, यदि यह अपराध 16 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ, कम उम्र के बालक के साथ होता है, कम उम्र के बालक के साथ होता है, तो उसे 20 वर्ष से आजीवन कारावास, तो उसे 20 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी आपसे पूछा जाए यदि 16 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ लैंगिक प्रवेशन का अपराध हो तो उसे कितनी सजा का प्रावधान है, उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। और यही सजा का प्रावधान 20 वर्ष से आजीवन अगर कोई गुरुतर व्यक्ति लैंगिक प्रवेशन का अपराध करे तो उसके लिए है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन, धारा 3 और धारा 4 ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। यहां पर धारा 3 क्या कहती है ये भी आपको पता लग गया कि ये सर ये धारा 3 हो गई,
ठीक है सर, ये कौन सी हो गई, ये धारा 3 हो गई यहां पर, ठीक है, ये धारा 3 और ये धारा 4, ठीक है ना भाई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आती है धारा 4, धारा 4, धारा 4 हो गई धारा 5, धारा 4 में दंड का प्रावधान, धारा 5, धारा 5 क्या कहती है ये सुनना ध्यान से। धारा 5 में कहा गया है गुरुतर लैंगिक प्रवेशन, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन, यानी गुरुतर लैंगिक प्रवेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको सबसे पहले। अब गुरुतर लैंगिक प्रवेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी गुरुतर व्यक्ति द्वारा, यदि किसी गुरुतर व्यक्ति द्वारा, गुरुतर व्यक्ति द्वारा लैंगिक प्रवेशन का, गुरुतर व्यक्ति द्वारा लैंगिक प्रवेशन का अपराध किया जाए, अपराध किया जाए तो कानूनन अपराध माना जाता है, कानूनन अपराध माना जाता है, जिसे, जैसे यहां पर देखो, जैसे गुरुतर व्यक्ति कौन कौन हो गया, जैसे सुरक्षाकर्मी यानी जो सैनिक वगैरह होते हैं, जैसे आपके कोई पुलिसकर्मी हो गया, जैसे कोई संरक्षण करता हो गया, मतलब ऐसे जैसे कोई चिकित्सक हो गया जिनके पास अधिकार है वो व्यक्ति। तो यहां पर अगर ये ऐसा अपराध करे तो उनके लिए सजा का प्रावधान, तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है धारा 6 में। कौन सी धारा में, धारा 6 में। देखो धारा 3 और 4 किससे हो गई, धारा 3 में लैंगिक प्रवेशन, धारा 4 में लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड, धारा 5 में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन, धारा 6 में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड। तो यहां लिखो गुरुतर लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड का प्रावधान। अब इनके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इनके लिए दंड का प्रावधान अभी मैंने आपको बताया था 20 वर्ष से आजीवन कारावास। इस अपराध के लिए लिखो, इस अपराध के लिए, इस अपराध के लिए 20 वर्ष से आजीवन कारावास, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अब सर अगर किसी 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ हो तो, अगर किसी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यदि ऐसा अपराध होता है तो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के बाद उसे मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया। यह ध्यान रख लेना कि मृत्यु दंड किसे मिलेगा, अगर आपके ये अपराध 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ हो या किसी बालक के साथ हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपके गुरुतर लैंगिक प्रवेशन और आपके गुरुतर लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड का प्रावधान। अब आता है लैंगिक हमला, फिर आएगा गुरुतर लैंगिक हमला। तो सुनो ध्यान से, इसके बाद आएगी धारा 5, 6 हो गई, धारा 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। धारा 7, धारा 7 क्या कहती है सुनो ध्यान से, लैंगिक हमला। धारा 7 में क्या है, लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमले में क्या बात कही गई है, लैंगिक हमला किसे कहा जाता है वो सुनना ध्यान से। यदि किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक के किसी निजी अंग को, किसी निजी
अंग को स्पर्श किया जाए, स्पर्श किया जाए या किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंग को, अन्य व्यक्ति के निजी अंग को स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करने के लिए मजबूर किया जाए, मजबूर किया जाए तो कानूनन अपराध माना जाएगा, कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसे लैंगिक हमला कहा जाता है, जिसे लैंगिक हमला कहा जाता है। अब लैंगिक हमला समझ में आ गया आपके। अगर ये लैंगिक हमला होता है तो इसके लिए किसका प्रावधान किया गया है? दंड का प्रावधान किया गया है। कितने दंड का प्रावधान किया गया है? तो सुनो, इसके बाद आएगी आगे धारा दंड के लिए। तो धारा आएगी धारा 8। यानी कोई जबरदस्ती किसी को, जैसे कोई व्यक्ति नग्न हो गया और अपने लिंग को कहे, जबरदस्ती स्पर्श कराने के लिए मजबूर करे कि हाँ भाई ले, तो वो सारी चीजें कानूनन अपराध मानी जाती है। जैसे कोई बच्चा खड़ा है और उस बच्चे के निजी अंग को कैसे स्पर्श किया जाए तो वो कानूनन अपराध माना जाता है। ध्यान रख लेना, लैंगिक हमले के अपराध हेतु, लैंगिक हमले के अपराध हेतु, अपराध हेतु 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कितनी सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की। ठीक है, तो ये हुआ लैंगिक हमला। आगे बढ़ते हैं अपन गुरुतर लैंगिक हमला। अब गुरुतर लैंगिक हमले के लिए धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आएगी धारा 9। ध्यान रख लेना, धारा 9। धारा 9 क्या कहती है? गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला। अब गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है, सुनना ध्यान से। यदि किसी गुरुतर व्यक्ति द्वारा, यदि किसी गुरुतर व्यक्ति द्वारा लैंगिक हमले का अपराध किया जाए, लैंगिक हमले का अपराध किया जाए तो कानूनन अपराध माना जाता है, कानूनन अपराध माना जाता है, जिसे गुरुतर लैंगिक हमला कहा जाता है। लैंगिक हमला तो आपके समझ में आ गया, गुरुतर लैंगिक भी समझ में आ गया। अब गुरुतर लैंगिक हमले के लिए क्या होगा? सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो धारा 10 में क्या आ जाएगा? गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान। अब गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान तो लैंगिक हमले से ज्यादा होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष से 7 वर्ष। यानी लिखो, इस अपराध हेतु
इस अपराध के लिए 5 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा का 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह समझ में आ गई कहानी। यहां पर ये गुरुतर लैंगिक हमला और गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान खत्म। अब आता है इसके बाद लैंगिक उत्पीड़न, यानी अब लैंगिक उत्पीड़न, और यह प्रश्न पूछा हुआ है लैंगिक उत्पीड़न का कि लैंगिक उत्पीड़न के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। 3 वर्ष की सजा का प्रावधान जो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आती है धारा 11। धारा 11 में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बताया गया है। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, अब सुनना ध्यान से। यहां पर लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? यदि किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को लैंगिक हमले के लिए, लैंगिक प्रवेशन के लिए, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए या फिर गुरुतर लैंगिक प्रवेशन के लिए किसी प्रकार से उत्पीड़ित किया जाए, उसके साथ शोषण किया जाए, उसके साथ मारपीट की जाए, तो उसे कानूनन अपराध माना जाएगा। तो लिखो यहां पे, यदि किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को लैंगिक अपराध, अब मैं इन चारों को कमेंट करके क्या लिख रहा हूं? लैंगिक अपराध लिख रहा हूं। बालक को लैंगिक अपराध के लिए उत्पीड़ित किया जाए तो कानूनन अपराध माना जाएगा। कानूनन अपराध माना जाएगा और अपराध हुआ तो उसके लिए क्या होगी? सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद आएगी धारा 12 और धारा 12 में इसके लिए क्या होगा? सजा का प्रावधान, यानी लैंगिक उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है किसके लिए? लैंगिक उत्पीड़न के लिए। अब लैंगिक उत्पीड़न हो गया। लैंगिक उत्पीड़न के बाद अब बच्चे को, जैसे मान लो पहले तो ये अपराध हो गए चारों लैंगिक अपराध के बाद उसे अपराध के लिए पीड़ित किया गया। अपराध के लिए पीड़ित करने के बाद उस बच्चे का अश्लील प्रयोजन में उसको उपयोग में लिया गया। जैसे कोई अश्लील कार्य हो गए, जैसे कोई अश्लील वीडियो बनाया, अश्लील कोई फोटो बनाई, अश्लील कोई किताब बनाई, अश्लील कोई साहित्य बनाया, उसमें बच्चों का क्या किया? प्रयोग किया। यानी इसके बाद आती है धारा 13। धारा 13 में क्या है? बच्चों का अश्लील प्रायोजन में उपयोग। अब अश्लील प्रायोजन में उपयोग कैसे होगा? सुनना ध्यान से। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, एडवर्टाइजमेंट में ये चीज के भाई बच्चे की अश्लीलता से बिक सकती है, तो उसके लिए बच्चे की अश्लील फोटो छाप दी, कानूनन अपराध। ठीक है ना? तो इसी हिसाब से यदि किसी भी प्रकार के अश्लील कार्य, कोष्टक में लिख देता हूं, वीडियो, फोटो, एमएमएस, साहित्य,
और जो आपके ग्रंथ होते हैं उनमें, कोई मूर्ति हो गई उसमें, तो इनमें अश्लील कार्य में बच्चों का उपयोग करना कानूनन अपराध माना जाता है। ध्यान रख लेना। अब जब उपयोग अपराध माना जाएगा तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और दंड कितना मिलेगा? सुनो ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा अपराध कर रहा है तो उसे 5 वर्ष की सजा, और दोबारा करे तो 7 वर्ष की सजा। ध्यान रख लेना। तो यानी इसके बाद आएगी धारा 14। धारा 14 तक कॉम्बो है, ये ध्यान रख लो। धारा 14 तक क्या है? कॉम्बो। एक में अपराध, एक में सजा, एक में अपराध, एक में सजा। ठीक है। तो यहां पर अश्लील प्रायोजन हेतु, अश्लील प्रायोजन का मतलब यही नहीं केवल, इसके अलावा भी देखो, जैसे कोई बच्चों को कोई ऐसी दुकान खुला दी और दुकान खुलाने के बाद उससे कि हाँ भाई तू ये बेच, तो वो भी अश्लील कार्य ही हो गए ना, कि तू डीवीडी बेच, ये बेच, इसको भाड़े पे दे दे, तो अश्लीलता का कार्य करवा लिया आपने। या फिर अश्लीलता संबंधित कोई ऐसे कार्य करवा लिया कि भाई बच्चा है, बच्चे को आपके 18 वर्ष से कम है, इसको सजा का प्रावधान तो होता नहीं है, इसलिए आपके ऐसे कार्य कर लो। ठीक है। तो अश्लील प्रायोजन हेतु दंड का प्रावधान। अब इसमें दंड का प्रावधान क्या होगा? सुनो ध्यान से। पहली बार अगर ऐसा अपराध करे तो उसे 5 वर्ष की सजा। पहली बार ऐसा अपराध करने पर 5 वर्ष की सजा। दूसरी बार यह अपराध की पुनरावृत्ति करे, दूसरी बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे 7 वर्ष की सजा का प्रावधान। अब मान लो किसी व्यक्ति ने इस बच्चे से संबंधित कोई अश्लील प्रायोजन के उपयोग लिए और उनको आपके मार्केट में दिया नहीं, उनको मार्केट में क्या नहीं किया? दिया नहीं। तो उनका क्या करेगा फिर? वो भंडारण करेगा। जैसे हाँ भाई मेरे पास स्टॉक है, हार्ड डिस्क भर रखी है मैंने, मेमोरी कार्ड भर रखा है। अपराध है बेटा। यानी अश्लील सामग्री का भंडारण करना भी कानूनन अपराध माना जाता है, और इस भंडारण के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। वो सीधा एक ही धारा आ जाती है, धारा 15। धारा 15 ध्यान रखना। इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का भंडारण करता है, अश्लील सामग्री का भंडारण करता है, तो उसे कानूनन अपराध माना जाता है। कानूनन अपराध माना जाता है। इस अपराध के लिए अब इस अपराध के लिए यहां डेस करके लिख देना। पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना। अब देखो यहां जुर्माना भी है। जुर्माना जहां निश्चित होगा वहां बताऊंगा, और जहां निश्चित नहीं होगा, जुर्माना जो भी आपराधिक कार्य होते हैं सब में जुर्माने का प्रावधान होता है। ध्यान रख लेना, वो सरकार निश्चित करती है। ठीक है। तो यहां पर पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना तथा 3 से 5 वर्ष की सजा, 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। सर दोबारा ऐसा अपराध करे तो बेटा दोबारा ऐसा अपराध करता है, दोबारा ऐसा अपराध करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, 10,000 रुपए का जुर्माना, और उसको सजा भी बढ़ जाएगी। सजा कितनी होगी? तथा प्लस 5 वर्ष से
7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी उसे कितनी सजा का प्रावधान हो गया? 5 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान हो गया दोबारा ऐसा अपराध करने पर। अब मान लो कि सर ऐसा कोई अपराध का दुष्प्रेरण करता है, अपराध करता है भाई, अपराध का दुष्प्रेरण का मतलब है इन सब अपराधों की कोशिश करता है, यानी इस अपराधों के आपके लिए कोई ऐसा कार्य करता है, तो उसे भी सजा का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल उसे भी सजा का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा में? धारा 16। धारा 16 अपराध का दुष्प्रेरण। अगर ये आपको धारा याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो और भी अच्छी बात है। सुन लेना ध्यान से, केवल इसको समझना। अपराध का दुष्प्रेरण। अपराध का दुष्प्रेरण का मतलब क्या हुआ? इस अपराध के लिए कोई कार्य करे, जैसे बच्चे को कोई टॉफी दे दी कि ले चल तुझे ले चलता हूं घुमाने, कानूनन अपराध माना जाएगा। बच्चों को किसी प्रकार का लालच दे दिया, उकसाया उसे, कानूनन अपराध। यानी बच्चों को अश्लील कार्य हेतु, ध्यान रख लेना, बच्चों को अश्लील कार्य हेतु लालच देना या उसे उस कार्य हेतु प्रोत्साहित करना कानूनन अपराध माना जाता है। कानूनन अपराध माना जाता है। तो सर इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान, बिल्कुल दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें नहीं है, इसके बाद धारा 17 में है। किसमें है? धारा 17 में अपराध के दुष्प्रेरण हेतु दंड का प्रावधान। अपराध के दुष्प्रेरण का मतलब प्रयत्न मत समझ लेना आप, मैंने बता दिया है, अश्लील कार्य के लिए लालच वगैरह देना ये दुष्प्रेरण माना जाएगा। अपराध के दुष्प्रेरण हेतु दंड का प्रावधान। अब ये दंड का प्रावधान निश्चित नहीं है भाई, ठीक है। यहां पर दंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है, परंतु ये दंड का प्रावधान निश्चित नहीं है। तो ठीक है, तो यहां पर ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई दंड का प्रावधान जो है वो बिल्कुल निश्चित नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आएगा दंड, इस कार्य का जो अपराध है ना, इस अपराध का प्रयत्न करना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयत्न करता है तो उसे कितनी सजा का प्रावधान है? सुनना ध्यान से, प्रयत्न के लिए तो खतरनाक सजा का प्रावधान किया गया है धारा 18 में। कौन सी में? धारा 18 में, ध्यान रख लेना। धारा 18 बच्चों से संबंधित अश्लील कार्य का प्रयत्न करना। बच्चों से संबंधित अश्लील कार्य का प्रयत्न करना कानूनन अपराध माना जाता है। कानूनन अपराध माना जाता है। और इस अपराध के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो अभी आपने हाईएस्ट कितनी सजा देखी? आजीवन। कितनी सजा का प्रावधान है? आजीवन सजा का प्रावधान है। ध्यान रख लेना भाई, कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? आजीवन कारावास। तो लिखो, इस अपराध के प्रयत्न हेतु, इस अपराध के प्रयत्न हेतु आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तक की, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब ये हो गया आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। अब मेरे को ऐसे बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो इस अपराध की क्या होगी? अब
रिपोर्ट। क्या होगी? रिपोर्ट। और रिपोर्ट किसके पास होगी? यानी ऐसे पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न बनता है कि बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराधों की रिपोर्ट किसके पास की जा सकती है? ध्यान रख लेना, विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास की जा सकती है या फिर स्थानीय पुलिस के पास की जा सकती है। और यह प्रावधान किया गया है इस अधिनियम की धारा 19 में। ध्यान रख लेना। तो यहां पर अपन पढ़ते हैं धारा 19। धारा 19 में क्या कहा गया है? बच्चों से संबंधित इस अपराध हेतु, इस अपराध की रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई, ध्यान रखना, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिसे आपके स्पेशल पुलिस जुवेनियल यूनिट भी कहा जाता है, एसपीजेयू। ये भी ध्यान रख लेना, स्पेशल पुलिस जुवेनियल यूनिट, एसपीजेयू दिख जाए तो भी आप उसे राइट कर देना। तथा स्पेशल पुलिस जुवेनियल यूनिट तथा स्थानीय पुलिस, क्योंकि स्थानीय पुलिस जो होती है, इस स्थानीय पुलिस में जो एसआई रैंक का अधिकारी होता है, इसे पुलिस किशोर इकाई के रूप में आपके नियुक्त किया जाता है। तो स्थानीय पुलिस के पास भी इसकी क्या की जाएगी? आपके यहां पर शिकायत की जाएगी। तो स्थानीय पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। अब मेरे को बताओ, अगर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, आपने देखा होगा, तो रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ज्यादातर क्या आ जाती है? पुलिस के पास सूचना आ जाती है। क्या आ जाती है? सूचना आ जाती है। अगर सूचना आ गई और उसको किसी ने वायरल कर दिया, जैसे यानी इस बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराधों की जानकारी सार्वजनिक करना कानूनन अपराध माना जाता है। तो यहां पर आपके कौन सी धारा आएगी? धारा 20 लिखो। धारा 20, बच्चों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक, लिख देना। बच्चों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक या बच्चों की पहचान सार्वजनिक करने पर रोक, सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई है। कौन सी धारा में? अब आपसे पूछा जाए, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता है तो उसकी जानकारी को सार्वजनिक करने पर रोक लगाया गया है। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 20 के अंतर्गत। अगर ये जानकारी प्राइवेट रखने में कोई विफल रह जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। ध्यान रख लेना। धारा 21, कौन सी धारा में? धारा 21 में, यदि इसमें विफल रहता है, यदि इसमें विफल रहता है तो दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान किया गया है। यानी आप इसमें अगर पुलिस विफल रहती है कि भाई पुलिस ने इसमें कार्य नहीं किया, शिकायत नहीं सुनी, 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार भी तो करना पड़ता है, कानूनन अपराध माना जाता है। अगर मान लो अगर विफल नहीं रही, मान लो उसने कार्य किया और किसी ने झूठाई इल्जाम लगा दिया तो क्या होगा? मान लीजिए अभी मेरे पर कोई झूठा इल्जाम लगा दे, जैसे कि भाई मैंने बच्चे के साथ किसी के साथ ऐसा अपराध किया हो, तो फिर क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप कहोगे ऐसा अपराध का मेरे ऊपर जुर्म, तो आप सीधा क्या कहोगे कि भाई साहब ये मिथ्यापूर्ण ईर्ष्यावश मेरे ऊपर अपराध लगाया गया है। तो ध्यान रख लेना, अगर कोई मिथ्यापूर्ण ऐसा अपराध करता है, धारा कौन सी में? धारा 22 में। ध्यान रख लेना।
तो इस अधिनियम की धारा 22 क्या कहती है? धारा 22 में मिथ्यापूर्ण सूचना पर दंड का प्रावधान किया गया है। और ये दंड का प्रावधान कितना किया गया है? तो ये 6 माह से 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। 6 माह से 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। सबसे खास इस अधिनियम की धारा अब आएगी। इन अपराधों की सुनवाई हेतु कौन से कोर्ट की स्थापना की जाएगी? विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसे पोक्सो कोर्ट भी कहा जाता है। और पोक्सो कोर्ट की स्थापना इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत होगी? तो इस अधिनियम की धारा 28 के तहत होगी। ध्यान रख लेना, अंतिम धारा यही है और आपको इतनी ही धारा याद करनी है इस अधिनियम की। धारा 28, विशेष न्यायालय की स्थापना। विशेष न्यायालय की स्थापना, ध्यान रख लेना, विशेष न्यायालय की स्थापना, जिसे पोक्सो कोर्ट भी कहा जाता है। पोक्सो कोर्ट की स्थापना। और ये कौन सा कोर्ट होगा? ये जिला स्तर पर कोर्ट होगा। तो ये हुआ आपका कौन सा अधिनियम? पोक्सो कोर्ट अधिनियम। आपके पोक्सो एक्ट अधिनियम हो गया, ये पोक्सो एक्ट 2012 कंप्लीट। अब एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, इसका पूरा रिवीजन कर लो फटाफट। सबसे पहले धारा 1 अधिनियम का नाम विस्तार, धारा 2 अधिनियम में शब्दों की परिभाषा, धारा 3 लैंगिक प्रवेशन अधिनियम की, धारा 4 लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड, धारा 5 गुरुतर लैंगिक प्रवेशन, धारा 6 गुरुतर लैंगिक प्रवेशन के लिए दंड, धारा 7 लैंगिक हमला, धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड, धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला, धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान, धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न, धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान, धारा 13 अश्लील कार्य में बच्चों का प्रयोजन हेतु उपयोग, धारा 14 में दंड का प्रावधान, धारा 15 में अश्लील सामग्री का भंडारण के लिए दंड का प्रावधान। इतनी याद रख लो, काम खत्म। धारा 20 में बच्चों की सूचना सार्वजनिक नहीं, और धारा 28 में पोक्सो कोर्ट की स्थापना। इतनी तो याद रख सकते हो ना। आपके अधिनियम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दिनांक जरूर याद रख लेना। एक तो कौन सी? 19 जून 2012 अधिनियम पारित हुआ। 9 नवंबर 2011 को अधिनियम 9 नवंबर 2012 को अधिनियम प्रकाशित हुआ और 14 नवंबर 2012 को अधिनियम लागू होता है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।